हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ये विद्यार्थी.in में और अप्पू की पाठशाला में भाई बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक हो और बिल्कुल चंगे भले हो। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग पाठ कर रहे थे आपका 9वां आपकी भूगोल की किताब से। पाठ 9 है आपका रेगिस्तान में जीवन और इसका बिल्कुल अंतिम विषय की वीडियो लेकर मैं आ गई हूँ। अंतिम विषय आपका लोग लद्दाख के, ठीक है। तो बहुत सारे विषय इसके जितने भी बच रहे थे सारे मैंने करवा दिए हैं और ये हमारा अंतिम विषय है। इससे पहले वाले विषय में हमने पढ़ा था कि लद्दाख के अंदर किस तरीके की वनस्पतियां उगती हैं और किस तरीके के जानवर वहां पे गुजर बसर करते हैं। लोगों की रीढ़ की हड्डी थी जानवर और सारे के सारे जानवर किस तरीके से लोगों की वहां के लोगों की सहायता करते हैं, ये सब हमने पिछले वाले विषय में पढ़ा था। और अब हम लद्दाख के कुछ लोगों के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है, कि किस तरीके के लोग वहां रहते हैं और क्या काम करते हैं। तो यहाँ के लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं, ठीक है। देखा होगा आपने चाइना में भी, चीन के अंदर बहुत से मुसलमान लोग रहते हैं, ठीक है। एशिया, हमारा जो बहुत बड़ा एशिया जिसके अंदर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इंडिया सब आ जाता है, इसके अंदर भी बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मुसलमानों की एक झलक मिलती है क्योंकि यहाँ पे दो धर्म सबसे ज्यादा रहते हैं। एक तो बौद्धी यानी कि जिन्होंने गौतम बुद्ध को मानते हैं, जो यानी कि जिनको बुद्धिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनका धर्म बौद्ध है, बोधि धर्म इनको बोला जाता है। और दूसरा है मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि दो तरीके के लोग रहते हैं, मुसलमान और बोधि धर्मन। तो वास्तव में कई बौद्ध मठ अपने पारंपरिक गोम्पा के साथ लद्दाखी परिदृश्य को देखते हैं। अब ये गोम्पा क्या होता है दोस्तों? गोम्पा एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सारे जितने भी बोधि लोग होते हैं ना, वहाँ पे ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ पे उपासना करते हैं भगवान की। भगवान में तो जो उपासना होती है ना, शांति से बैठ के ऐसे जाप करना, ध्यान लगाना, ये सब वो गोम्पा में करते हैं, ठीक है। इसको गोम्पा बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि बहुत सारे आपको पारंपरिक बोधि गोम्पा देखने को मिल जाएंगे। बोधि, ये बोधि है, मुसलमानों के गोम्पा नहीं होते हैं, सिर्फ बोधि धर्मन के गोम्पा होते हैं। तो गोम्पा यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे ये लोग बैठ के क्या करते हैं, जाप करते हैं, शांति से बैठते हैं और भगवान को याद करते हैं और अपने बड़े गुरुओं से शिक्षा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मठों की हम बात करें, यानी कि सबसे ज्यादा जो मशहूर है देखने के लिए, वो है लामायुरु, हेमिस, थिक्से और शे, ठीक है। अब यहाँ पे मठ वो जगह है जहाँ पे इनके भगवान की प्रतिष्ठा करी होती है, गौतम बुद्ध की प्रतिष्ठा भी करी होती है। उन्हीं के सामने बैठ के लोग जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं। इनके हाथ में वो ऐसे आपने देखा होगा हिलाते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से हर जगह इन्होंने बिल्कुल शांति फैली होती है, हर जगह इन्होंने धूप अगरबत्ती वगैरह लगा रखी होती है। बड़ी, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं भगवान को पूजते हैं या फिर अपने आप में जप कर रहे होते हैं माला के साथ, वैसे ही यहाँ पे भी आपको गोम्पा के अंदर कुछ इसी तरीके का वातावरण दिखेगा। और जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मठ है वो है लामायुरु, हेमिस, थिक्से और शे, ठीक है भाई। लद्दाखी नाम है, ऐसे ही होते हैं। तो दो धर्म आपको याद रखने हैं, पहला है बोधि धर्मन, ठीक है, पहला है बोधि धर्मन और दूसरा है मुसलमानों का ये धर्म, ठीक है। तो दो धर्म के लोग यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे और काफी प्यार से रहते हैं। इसके बाद जो कुछ इस तरीके के गोम्पा होते हैं, कुछ इस तरीके के मशहूर मठ होते हैं जिसके अंदर जाके लोग, और ये मठ कुछ ऐसे वैसे मठ नहीं होते, मतलब रास्तों में नहीं बने रहते हैं, पहाड़ियों पे बने रहते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिख ही रहा होगा कि ये पहाड़ पे बना हुआ है, बिल्कुल चोटी के पास बने रहते हैं और इनको गोम्पा बोला जाता है। और सबसे प्रसिद्ध वाले हैं लामायुरु, हेमिस, थिक्से और शे, ठीक है। अब गर्मियों में लोग जौ, आलू, मटर, सेम और शलजम की खेती करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लद्दाख एक बड़ी ही ठंडी जगह है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ उगाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसी सब्जियां भी उगाई जा सकती है जहाँ पे उनको ठंडी नहीं चाहिए या फिर उनको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो उनमें आती है मटर, सेम, आलू, शलजम। ये वही सब्जियां हैं जो ठंडी में हमें मिलती हैं, मतलब सीजन की सब्जी होती है ना। मैं पापा से गर्मी में कह रही थी आलू ले आओ, मटर ले आओ, गाजर ले आओ, मुझे पुलाव बनाना है। पापा ने बोला पागल है बुद्धू,
ये तो तेरे शीतकाल में मिलने वाली सब्जियां सारी सारी ठंडियों में मिलेंगी, अभी इसका सीजन नहीं है। मैंने बोला अच्छा, तो ये जितनी भी दिख रही है ना, वहां तो शीत ही शीत है भाई, लद्दाख में शीत ही शीत है ना, ठंडी ठंडी है। तो भाई आलू मटर सेम शलजम आपको किसी भी माह में मिल जाएगा, जनवरी से लेकर दिसंबर से लेकर मतलब सारे माह में आपको ये सारी सब्जियां मिल जाएगी। मतलब दिल्ली में देखा जाए, यूपी में देखा जाए तो कुछ सब्जियां मतलब एक एक माह में मिलती है ना। तरबूज अब ठंडियों में लेने जाओ नहीं मिलेगी, लेकिन गर्मियों में वो हम लोग उगाते हैं। लेकिन यहाँ पे आलू मटर सेम शलजम ये आपको हर महीने में उगती हुई दिख जाएगी वहां पे, ठीक है। तो सर्दियों के महीने इतने कठोर होते हैं कि लोग खुद को उत्सवों और समारोह में व्यस्त रखते हैं। अब ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे गर्मियां नहीं आती, यहाँ पे गर्मियां भी आती है, ठंडियां भी आती है, सब कुछ आता है, मॉनसून भी आता है। लेकिन मॉनसून में सिर्फ 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ एक बोतल जितनी बारिश होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब ठंडी जगह तो है ही पहले से, गर्मियों में भी ठंडी रहती है, ठीक है। और जब सच में ठंडियों का मौसम आ जाता है ना, जब सच में जब ठंडियों वाला माह आ जाता है, महीना आ जाता है, तो उसमें इतनी चिलचिलाती ठंडी होती है, इतनी कठोर वाली ठंडी होती है कि उसमें रहा नहीं जाता भाई। तो उसमें ये लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। काम वगैरह ये बाकी महीनों में निपटा लेते हैं, और जो ठंडियों के महीने आते हैं उसमें लोग काम वगैरह नहीं करते हैं, उसमें ये लोग त्योहारों और उत्सवों में शामिल होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छी तकनीक है कि इतने कठोर और सर्दी वाले मौसम में कोई काम कर भी नहीं पाएगा, कोई कुछ जोत भी नहीं पाएगा, कोई कुछ फसल भी नहीं उगा पाएगा। तो उस वक्त पे पूरा लेह लद्दाख, ये जो लद्दाख है पूरा, ये पूरा उत्सवों और त्योहारों में, मतलब त्योहार भी हो गए, काम भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो बहुत अच्छी तकनीक है जो लद्दाखियों के जरिए इस्तेमाल करी जाती है। अब जो फसलें हैं वो है जौ, ठीक है, जिसको ज्वार भी बोला जाता है, आलू, और फिर आपका बीन्स आ जाता है जिसको सेम भी बोलते हैं, और फिर शलजम आ जाता है, और फिर आपका मटर तो है। ये सब कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे सबसे ज्यादा उगाई जाती है। महिलाएं बहुत मेहनती है भाई, यहाँ की महिलाएं बहुत ही ज्यादा मेहनती है। क्यों है मेहनती? ना केवल घर और खेती में काम करती हैं, बल्कि छोटे व्यवसाय दुकानों में भी काम करती है, ठीक है। तो ये चीज तो मैंने भी बहुत बार देखी है, मेरी मम्मी बहुत घर का काम, हर मम्मी, सबकी मम्मी घर का बहुत ज्यादा काम करती है और एकदम जॉब की तरह काम करती है। जैसे एक इंसान जॉब पे जाता है वैसे ही मम्मियां भी पूरे घर का सारा काम करती हैं, लेकिन और उसमें इतनी थक जाती हैं, हम उसमें उनको इतनी ज्यादा वाहवाही देते हैं, कोई तो देता भी नहीं है। लेकिन यहाँ की औरतें मतलब मेहनती से भी ज्यादा मेहनती है, क्योंकि ये घर भी संभालती है, खाना भी बनाती है, फसलों में भी काम करती है, साथ ही साथ दुकानों को भी संभालती हैं। दुकानों में वैसे मर्द वगैरह बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारी फसलें और खाने का सामान, जो भी है बनाने का सामान, कपड़े धोने का काम, दुकान पे बैठने का काम, मतलब एक मर्द जो करता है वो सारी चीजें करती हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, ठीक है। तो खेतों में काम करती हैं, आप देख ही सकते हो, एक बहुत ही प्यारी सी मैंने दादी की तस्वीर लगाई है खेतों में काम करते हुए, ठीक है। बहुत ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं इतनी खुश होकर काम कर रही होती है, मतलब दाद देनी चाहिए कि इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी वो बेचारी ऐसे बैठकर काम कर रही है दुकान वगैरह में। तो यहाँ पे आपको देख ही सकते हो कि बहुत ज्यादा सुंदर लड़कियां काम नहीं कर रही है, बहुत बुजुर्ग महिलाएं काम कर रही हैं खुश होकर, और वो सब्जियां बेचती हैं, या तो कुछ कलाकृतियां बेच रही होती है, या तो मीट बेच रही होती है, या फल बेच रही होती है, ठीक है। और उनको ये करने में काफी अच्छा भी लगता है। तो लद्दाख की राजधानी लेह है, ठीक है दोस्तों, ये लद्दाख की राजधानी है, ठीक है। कभी कभी लद्दाख के साथ इस राजधानी को जोड़ भी दिया जाता है और सीधा बोल दिया जाता है लेह लद्दाख, है ना। तो लद्दाख की राजधानी लेह है और सड़क और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि ये बहुत ज्यादा पिछड़ी जगह नहीं है। लद्दाख को आप पिछड़ी जगह समझ सकते हो, लेकिन बिल्कुल मत समझना, क्योंकि यहाँ पे सड़क मार्ग भी है और आप कह सकते हो हवाई मार्ग भी है, यानी कि एयरपोर्ट वगैरह भी बने हुए हैं, और आराम से अब रोडवेज में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे यातायात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती यातायात वगैरह करने में। और राष्ट्रीय राजमार्ग, एक उदाहरण ले लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रे के
माध्यम से कश्मीर घाटी तक जोड़ता है। मैंने आपको बताया था ना कि एक रास्ता होकर गुजरता है जो कश्मीर को और लद्दाख को जोड़ देता है, तो वो यही रास्ता है। इस रास्ते का नाम है राष्ट्रीय मार्ग यानी कि हाईवे 1A नाम है इसका, और हाईवे को हिंदी में राष्ट्रीय मार्ग कहते हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे 1A ये जोजिला पास को दर्रे बोलते हैं। तो जोजिला पास से लेके कश्मीर घाटी यानी कि कश्मीर वैली तक ये पूरा रास्ता जाता है। कहां से कहां तक दोस्तों, यहां पे मैं लिख देती हूं, पता नहीं है Z आएगा, जोजिला पास से लेकर कहां तक, कश्मीर वैली, घाटी को वैली बोलते हैं। तो ये पूरा रास्ता राष्ट्रीय महामार्ग बना हुआ है। इसको राष्ट्रीय नाम इसीलिए दिया है क्योंकि सच में ये बहुत लंबा रास्ता है, बहुत खतरनाक रास्ता भी है। इसकी तस्वीरें देखकर थोड़ा सा डर सा लगता है। मैंने वो तस्वीरें नहीं लगाई जिसमें आपको डर सा लग जाए। बिल्कुल भेड़ें वगैरह जा रही है और एक भेड़ ने दूसरी भेड़ को धक्का दिया तो दूसरी भेड़ खाई में, ऐसी हालत है। मतलब महामार्ग है, लेकिन हाँ सच में मतलब है, मुझे डर सा लगा इसको देखकर। और मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाती हूँ तो बड़ा मतलब खौफनाक सी तस्वीरें तो मैंने नहीं लगाई है। ये देखो कुछ जिस तरीके से यहाँ से रास्ता जा रहा है, यहाँ से आगे जाके ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ना खाई है, नीचे पूरी खाई है, पर्वतों में रास्ता बना हुआ है और पूरी तरीके से मतलब आप ये कह सकते हो कि कहीं से भी ना वो नहीं है, क्या कहते हैं, जोखिम बहुत है यार जोखिम बहुत है। सॉरी यार, मैंने उबासी ले ली, बीच बीच में हो जाता है यार, मैम को माफ कर दो, हो जाता है ना, चलो ठीक है। अच्छा, इसका नाम है जोजिला दर्रे को पास कहते हैं, पहले बता दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद है, इसको नाम पूरा याद रख लेना भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह। ये कश्मीर घाटी से जुड़ता है। ये कहां से कहां तक जुड़ता है, ये जोजिला पास लद्दाख से कश्मीर घाटी तक जुड़ता है ये रास्ता। ठीक है, जोजिला पास से लेकर कश्मीर वैली तक ये रास्ता जाता है। बहुत ही लंबा रास्ता है, यहाँ से देख ही सकते हो, यहाँ से ऐसे करके जा रहा है और ये आगे जाकर भी है और इसमें बड़ी बड़ी टेम्पो ट्रक वगैरह भी जाते हैं, भेड़े भी जाती हैं, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे खाई है, ठीक है, यहाँ पूरी खाई है। मैं पीछे मुड़ के ना उबासी लेने की कोशिश कर रही हूँ भाई माफ कर दे, पता नहीं क्यों इतनी उबासी, बहुत ज्यादा उबासी आ रही है मेरे को। कभी कभी हो जाता है यार कि हम लोग, मुझे ये परीक्षा में तो भाई पसीने छूटे होते थे, कक्षा में बहुत होता था ये। मैम पढ़ा रही होती थी और ऐसे कर रही होती थी, मैं वो जल्दी से ऐसे हाँ मैम चटकी दिमाग तो सारे बच्चों का ही रहता है, मुझे पता है। तो इसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, लेह लद्दाख जोजिला पास, लद्दाख में जोजिला पास नामक एक जगह है, उसको कश्मीर घाटी से जोड़ता है। भाई याद रखना अच्छे से, ये आ सकता है। और सिर्फ लद्दाख के अंदर आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ ये सब नहीं देखने मिलेंगे, झीलें भी हैं, घाघरी ग्लेशियर भी है, ग्लेशियर यानी कि हिमानी है, बहुत बर्फ है, साथ ही साथ बर्फ के साथ साथ घास के मैदान भी है। ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा भी वनस्पति नहीं दिखेगा, बहुत सुंदर सुंदर घास के मैदान है। और देखा जाए हिमनद भी है, हिमनद जिसको ग्लेशियर बोला जाता है। ये सारी वो जगह है दोस्तों जिनको देखने के लिए पर्यटक बड़ी दूर दूर से आते हैं। बहुत सुंदर जगह है यार लद्दाख। तो पर्यटन एक प्रमुख गतिविधि है भारत और विदेश में पर्यटकों की। स्टीमिंग, गोम्पा का दौरा, घास के मैदानों और ग्लेशियरों, समारोह और उत्सव को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं ये लोग। ठीक है, तो पर्यटकों की बात करें, पर्यटक यानी कि टूर एंड ट्रैवल। ठीक है, जिससे आप देख सकते हैं कि लेह लद्दाख यानी कि लद्दाख एक बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, गंदगी नहीं है, अच्छी जगह है, बहुत चीजें देखने के लिए। समारोह देखते हैं लोग आके यहाँ पे, त्योहार वगैरह देखते हैं, लोगों का तरीका देखते हैं, किस तरीके से खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से पर्यटक आके यहाँ पे ग्लेशियर देखते हैं और घास के मैदान देखते हैं, बहुत बड़े बड़े हिमनद देखते हैं जिसको मैंने अभी दिखाया ग्लेशियर,
दोस्तों इसको ग्लेशियर बोला जाता है, याद रखिएगा। जब पूरे बर्फ की ऐसे चोटियां चोटियां बनी रहती हैं, उस बर्फ का पिघल पिघल के पानी निकल रहा होता है, तो उन सब इस पूरे दृश्य को ग्लेशियर बोला जाता है, या हिमनद या हिमानी भी बोला जाता है, ठीक है। तो पर्यटकों के लिए बहुत मशहूर है ये सारी जगह। घास के मैदान हो गए, हिमनद हो गया, मैंने बोला लद्दाख में देखने के लिए बहुत चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं। तो लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ के त्योहार देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर त्योहार होते हैं, इनके उत्सव होते हैं कुछ इस तरीके से बड़े बड़े मठों के अंदर। बहुत, ये देखो, अरे अरे ये मैंने तस्वीर देखी नहीं यार, देखो ऊपर सारे पर्यटक हैं, देख रहे हैं, सबको नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन सबने कैप वगैरह लगा रखी है, मुझे दिख रहे हैं। यहाँ से ये नीचे का सारा सब देख रहे हैं, लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखिए बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं, नाच वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, लोग काफी इसको मजे करते हैं यहाँ पे, और फिर आर्टिकल वगैरह, इश्तिहार, खबर वबर में डालते हैं अच्छी अच्छी बातें। और लद्दाख में ऐसे ही मतलब 2-3 लोग नहीं आते हैं, बहुत लोग आते हैं इसमें घूमने के लिए, ठीक है। कुछ जिस तरीके की आपको रंग बिरंगे पहनावे वगैरह दिख रहे होंगे, और बोधि स्तूपा में थोड़ी शांति लेने के लिए भी आते हैं, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर इतनी ज्यादा उथल पुथल, इतनी ज्यादा बीमारियां, लोगों का दिमाग खराब हो रखा है, तो लोग यहाँ आते हैं शांति के लिए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और पानी और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण इनका उपयोग श्रद्धा और सावधानी के साथ किया जाता है, कुछ भी त्याग या व्यर्थ नहीं जाता है। मैंने शुरुआत में ही शायद एक या 2 वीडियो में बताया था कि लेह लद्दाख में कोई भी चीज बर्बाद नहीं करी जाती है। बिल्कुल एक उदाहरण देती हूँ आपको, कलकत्ता एक वक्त पे इतना ज्यादा प्रभावशाली था, उसके पास इतना पैसा था, इतना ज्यादा वो फलता फूलती जगह थी कि वो पूरे भारत को अकेले बैठ के खिलाने वाले की मतलब इतनी ताकत थी उसके अंदर, अकेले बैठ के खिला सकता था। लेकिन उसको लूट लिया सबसे पहले आके ब्रिटिशर्स ने, ये सब गोरों ने आके लूटा, उसको पूरा खोखला कर दिया। तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि जब वो हम लोग आलू छीलते हैं तो कैसे करके उसके छिलके भी फेंक देते हैं ना, वो छिलके तक को तेल में फ्राई करके किस तरीके से उसकी सब्जी बना के खाया करते थे। तो एक वक्त पे यार बहुत से ऐसे देश हैं जो एक वक्त पे इस तरीके से भी, इस दौरे से भी गए हैं। और लद्दाख में ये नहीं कह रही हूँ बहुत ज्यादा गरीब देश है या बहुत बुरी हालत चल रही है वहां पे, बहुत ज्यादा गरीबी है, मैं ये नहीं बोल रही। बहुत फलता फूलता देश है, बहुत ज्यादा खुशहाली रहती है, वो खुशहाली उन्हें बरकरार रखनी है, ठीक है। वो लोग पानी की पीक नहीं फेंकते हैं नदियों में, वो लोग ग्लेशियर के ऊपर वही मलमूत्र नहीं करके आते हैं, वो अपनी जगह की खूबसूरती बरकरार रखना जानते हैं और वो उसका पालन करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रकृति से ही उनका घर है, प्रकृति से ही उनकी जिंदगी चलती है, इसलिए वो उसका आदर सत्कार भी करते हैं और किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं जाने देते, किसी भी चीज को खराब नहीं जाने देते हैं। वो जानते हैं कि वहां पे पानी बहुत कम है, ईंधन बहुत कम है, तो वो हर चीज का अच्छे से उपयोग करते हैं, ठीक है। अब अगर हमें एक बार हम चॉकलेट के लिए मरते रहते हैं, हम चॉकलेट हमें को खाने को नहीं मिलती ऐसे करते रहते हैं, जब आती है चट कर जाते हैं, पूरा का पूरा बचाते नहीं है उसे, कल के लिए नहीं बचाते हैं। और जब रक्षाबंधन और भैया दूज में इतनी सारी चॉकलेट और ये सब चीजें मिल जाती है, तो उसके बाद वो हमारे कबर्ड में पड़ी रहती है, हम किसी को खाने को नहीं देते हैं, मम्मी पापा को भी खाने को नहीं देते, लेकिन अपने पास रखे रहने देते हैं, भले खाते तक नहीं है। लेकिन मतलब ऐसा होता है बहुत बार, जब अगर हमें कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए तो शायद हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं। दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। मैं अपने बचपन से भी बता रही हूँ कि जब मेरे पापा ने एक बार मुझे मोमोज ला के दिए, मैंने मोमोज खाए, सारे चट कर गए, मैं चटनी तक खा गई। और उसके बाद अब ऐसी हालत हो गई है कि अब पापा 2-2 3-3 प्लेट लेकर आते हैं, मतलब नहीं खाते। तो ऐसा वक्त आ जाता है जब आप कदर करना भूल जाते हो। कदर करना एक वक्त पे मैं भी भूली थी, लेकिन बचपन में हुआ था। बड़े होके सब सही हो जाते हैं, बड़े होके सब में दिमाग आ जाता है, चिंता मत करो। और अभी भी आप में बहुत दिमाग है, अभी भी आप बहुत ज्यादा ही मैं जानती हूँ आप में से जितने भी बच्चे आधे से ज्यादा बहुत प्रभावशाली हो, प्रकृति के बारे में सोचते हो, अच्छे बच्चे हो, मम्मी पापा का कहा मानते हो, मम्मी पापा के पैर दबाते हो। ऐसे भी बच्चे हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ बदमाश बच्चे होते हैं जो गंदगी करते हैं, पता है मुझे। तो ये लोग कुछ बर्बाद नहीं करते हैं, कुछ भी बर्बाद नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं कि जितना बचा पाए, कोशिश करते हैं कि अगर 4 रोटी घर में है तो 2 अभी खा लेता हूँ, 2 कल के लिए बचा लूंगा,
ठीक है। तो लोगों का जीवन आधुनिक हो रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन और सद्भाव में रहना सीख लिया है। तो प्रकृति को एक तरीके से प्रणाम करते हैं, प्रकृति के आदर करते हैं। जानवर प्रकृति माँ की देन है, पानी प्रकृति माँ की देन है। ये सब समझ चुके हैं, इनको ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे में से जिनको ज्ञान की बहुत जरूरत है, जिनको बताने की जरूरत है कि वो भी माँ है, प्रकृति माँ है, उन्हें भी दुख होता है। हम प्रकृति माँ को कितना दुख देते हैं यार। और फिर जब बाढ़ आती है, जब आंधी तूफान आता है, तो फिर कहते हैं ये भगवान ने क्या किया। तो वो बात गलत है। आप प्रकृति माँ को पहुंचा रहे हो ठेस, और वो भी पहुंचाएगी ना, वो भी अपना बदला जरूर लेगी। ठीक है। आपने देखा होगा प्रकृति हमेशा देना जानती है, सिर्फ देना जानती है, लेना नहीं जानती है। समुद्र अपना पानी कभी नहीं पीता, पेड़ अपना फल कभी नहीं खाता, है ना। बहुत सी चीजें ऐसे, बहुत से उदाहरण हैं जो आप सोच सकते हो कि ये कभी सिर्फ हमारे लिए जीते हैं, सिर्फ हमारे कोई देने के लिए करते हैं, लेकिन ये खुद अपना फल नहीं खाते, है ना। तो ये वो लोग जानते हैं, ये प्रकृति माँ को आदर सन्मान मानते हैं। अपनी प्यार और शांति के साथ रहना ये लोग जानते हैं कि किस तरीके से प्यार और शांति, किस तरीके से छोटी छोटी चीजों में भी प्यार और खुशियां ढूंढी जा सकती है। इनके पास बड़े बड़े आईफोन नहीं है, बड़े बड़े मोबाइल वगैरह नहीं है, इनको रोज रोज KFC पिज्जा बर्गर नहीं मिलता है दोस्तों। बहुत साधारण सा खाना खाते हैं, लेकिन खुश रहते हैं, साथ रहते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं। लद्दाख जरूर जाना और वहां पे शांति क्या होती है ना, वो चीज़ आप पता करना, क्योंकि शांति वहीं आपको मिलेगी। ठीक है, शांति हर इंसान इस चीज की तलाश कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। तो लद्दाख बहुत सुंदर जगह है, आप जरूर उस पर जाना। किसी दिन भी जाओगे तो भाई बहुत अच्छी बात है, और शुक्र मनाओ कि आप गए हो। खुद को बहुत ज्यादा लकी मानना कि आप लद्दाख होकर आ पाए हो, क्योंकि सारे लोग स्वर्ग नहीं जा पाते। मेरे लिए तो लद्दाख स्वर्ग ही है। ठीक है, तो जल्दी लौटेंगे यारो। अब किसके साथ भाई इसके प्रश्न उत्तर भाई रह रहे हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर हम लोग कर लेंगे दूसरी वीडियो के अंदर, जरूर देख लेना, इससे आपका अभ्यास हो जाएगा और कोई भी एक भी चूक नहीं बचेगी परीक्षा के अंदर। आप एक भी नंबर आपके कट जाए, क्योंकि मैं आपको तैयार करने वाली हूँ। प्रश्न उत्तर भी जरूर देख लेना और अपना ध्यान जरूर रखना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, एंड गीली झप्पी तो गीली पपी। बाय बाय।